नमस्कार, मैं अर्क पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज चैनल भारतीय समाज, सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति की वो आध्यात्मिक चेतना का प्रतिबिंब है जिसने सनातन राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया है। आज हमारे साथ राजनीतिक जगत के मर्मज्ञ जानकार और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के यशस्वी सदस्य श्री अनिल श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जिनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और ये कामना करते हैं कि सनातन राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भारतीय राजनीति अपना बहुमूल्य योगदान देगी और भारतीय राष्ट्र अपने विश्व गुरु की किताब को पुनर्हासिल करेगा और भारतीय संस्कृति अपने विराट स्वरूप को धारण करेगी। और आरंभ करते हैं आज का विशेष संवाद साधना से समाधान के इस मार्ग पर प्रज्ञापुंज के साथ। नमस्कार अनिल श्रीवास्तव जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अपना परिचय हमारे जनता को, राष्ट्र को आप स्वयं दें। मैं अनिल श्रीवास्तव और छात्र राजनीति से मैं राजनीति में आया हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, महामंत्री, लेगेसी प्रेसिडेंट, कॉलेज लाइफ में भी चुनाव लड़ते हुए आए। फिर इसके बाद अब कांग्रेस की राजनीति में मैं राजनीति करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय राजनीति में जो छात्र संघ की बहुमूल्य योगदान होता था सन 86 में, जिसको जो है राजनेताओं ने जिसको जो है भारतीय राष्ट्र के किसी कारणवश स्टॉप किया गया, उसका क्या कारण था? बहुत अच्छा ये आपका प्रश्न है। छात्र राजनीति ऐसी चीज थी जिसको आजादी के आंदोलन में भी अगर इनकी भूमिका देखेंगे, बहुत बड़ी भूमिका थी। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में जब छात्रों का आह्वान किया, छात्र सड़क पर आए। आजादी के सबसे बड़े स्तंभ वही छात्र बने। जयप्रकाश नारायण ने जब इंदिरा जी के सत्ता को चैलेंज किया तो उन्होंने भी छात्रों का आह्वान किया। और ये दोनों लोगों का क्या जुड़ाव काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था। जयप्रकाश नारायण जी भी, गांधी जी का भी जुड़ाव था। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया तो उसके साथ साथ उनका ये था कि पढ़ाई के साथ साथ जो आजादी का आंदोलन है उसमें छात्रों की भूमिका करने के लिए लोगों का एक स्तंभ तैयार है। तो छात्रों के इस ताकत को लोगों ने बराबर देखा। 1985 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपको अध्यक्ष पद पर चयनित किया गया, तो छात्र राजनीति में आपका क्या योगदान था? भाई मैं बता रहा था कि देखिए, हम थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता रहे। छात्रों के आंदोलन से सरकारें हिल जाती। तो जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद ऐसा वक्त आ गया कि छात्र संघों को खत्म करने की शुरुआत हो गई। खुद छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हमारे वक्त में ही सस्पेंड किया गया और मेरा कार्यकाल लगभग खत्म हो रहा था और मैं कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है उसके ऑल इंडिया में पदाधिकारी था। तो भी हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किए, उस आंदोलन का नेतृत्व किए, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का बना संघर्ष समिति जिसका चेयरमैन मैं बना था। तो हम लोगों ने के खिलाफ लड़ाई लड़ा। छात्र संघ में ताला बंद हुआ, लोगों यूनिवर्सिटी साइन आई थी। हम लोगों ने पूरे जिले के जो विद्यार्थी हैं उनको इकट्ठा करके जाके छात्र संघ पे कब्जा कर लिया। जो लड़ाई चलती रही, पूरे प्रदेश में छात्र संघों की बहाली का आंदोलन चला। हम लोगों ने छात्र संघ जहाँ पे नहीं था वहाँ बनवाया और छात्र संघ बहाली आंदोलन के नाम से यह आंदोलन बहुत प्रज्वलित हुआ था। उससे बहुत बड़े बड़े नेता निकले। देखे, रामदेव राव चौधरी हमारे आंदोलन में ही लाठी खा गए थे तो वो एमएलए बन गए। ओम प्रकाश सिंह, यशवंत सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम थे जो इस आंदोलन से निकले। और प्रदेश में दूसरे जगह पे भी बहुत से स्टूडेंट लीडर निकले जो इस आंदोलन से निकले। वो लड़ाई चलती रही, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे तो सभी पार्टियों के लोगों ने ये महसूस किया कि यह एक ताकत ऐसी है जो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहती है और ये ताकत कभी भी सत्ता में के खिलाफ बड़ा परिवर्तन कर सकते। एक साजिश के तहत लिंग 2 समिति का गठन किया गया और उसमें इतना संशोधन करके जो लाया गया, छात्र राजनीति खत्म हो गई और धीरे धीरे अब छात्र संघों के चुनाव सब जगह धीरे धीरे बंद हो गए। कहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जेएनयू में हो रहा है, तो जगह पे नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कहीं हो ही नहीं रहा है। उसका कारण यही था कि जो सत्ता के सरमाएदार लोग थे वो यह महसूस करते थे कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए पहले छात्र संघ को खत्म किया जाए और उस साजिश की वजह से छात्र आंदोलन खत्म हुआ। अब अनऑर्गेनाइज्ड वे में विद्यार्थी है,
कभी कभी विद्यार्थियों की समस्या होती है, किसी किसी इशू पर एकाएक निकलते हैं, भड़क के सड़क पे आ जाते हैं, लेकिन उनका कोई नेता नहीं होता, तो वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता। तो ये एक साजिश के तहत इस छात्र मूवमेंट को खत्म कर दिया गया, और इस बात की हम लोगों को बहुत तकलीफ रहती है, क्योंकि हम लोग उसी आंदोलन से निकले। आज का छात्रों को लेकर एक नया मुद्दा आया है कि नीट परीक्षा जो भी हुई, जो उसमें अभी जो है बहुत बड़ी धांधली हुई, जिससे एनटीए द्वारा पुनः नीट कराया जा रहा है। तो ये 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए, इसका क्या कारण है? क्या इसमें सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल सरकार ही जिम्मेदार है। आप एक बार बताइए, आप जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, आप उठा के देखिए, नीट की परीक्षा के बाद जो लोग पकड़े जाते हैं वो कौन लोग हैं? जो सरकार के एकदम करीबी लोग जी, वही लोग को आप काम देते हैं, जो सरकार के करीबी लोग। आज की तारीख में यही होता है कि जो सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है नीट की परीक्षा करवाने की, नीट का पेपर बनाने के लिए, और जब वो लीक होता है तो वही लोग करवाते हैं। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। इतनी बार परीक्षा लीक हो, विद्यार्थी, गरीब घर के विद्यार्थी या अमीर घर के विद्यार्थी कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बेचारे तैयारी करते हैं, और वो परीक्षा देने जा रहे हैं, पता चला कि परीक्षा लीक हो गया। 22 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे थे। हाँ, अभी हो गया ये। और आप उठा के बताइए, नौकरियों की परीक्षा होती है, फॉर्म भरते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जाते हैं, और इसके बाद परीक्षा। तो क्या ये कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता था? पहले कहाँ हुआ? पहले आप बताइए। बहुत से लोगों का कहना है कि पहले भी पेपर लीक होते थे, लेकिन पहले इतना बवाल नहीं होता था। ऐसी बात नहीं है। पहले कहीं स्थानीय स्तर पे छोटा मोटा लीक हुआ होगा तो हुआ होगा, इतना बड़ा नहीं हुआ। कि आज तो कम्युनिकेशन का इतना साधन है, आपने परीक्षा यहाँ पे लीक किया, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे देश में एक साथ लीक हो जाता है। तो आज ये रोग तो आज बहुत बड़ा लगा है ना। नौकरियां नहीं मिल पा रही है लोगों को, नौकरी के लिए भरते हैं बेचारे, पैसा खर्चा करते हैं, उनका खर्च होता है, वो भी डूब जाता है, और पता चला परीक्षा लीक हो गया। तो जाएगा नौकरी के लिए भरेगा, और सरकार का कोई नुमाइंदा एक तो जाके PIL दाखिल कर देगा, पता चला कुछ पेंसिल, नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को तकलीफ हो रही है इतना ज्यादा, और ये फ्रस्ट्रेशन आज दिख रहा है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ, जिम्मेदार लोगों को दंड नहीं दिया गया, तो इस देश में जो क्रांति आने वाली यही नौजवान लाएगा। जो छात्र राजनीति खत्म की गई है, वही नौजवान पुनः क्रांति आएगी। 16 से 40 साल तक के लोग फ्रस्ट्रेशन में है, और यही लोग देश की तस्वीर बदल देंगे। बिल्कुल। आज जो है भारतीय राजनीति, जिसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है सरकार की तरफ से, ये परिवारवाद करती है। तो क्या ये परिवारवाद से बड़ा धर्मवाद होता है? क्योंकि आज देश में धर्मवाद बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। देखिए, धर्मवाद एक चीज है और परिवारवाद दूसरी चीज है। परिवारवाद का आरोप कोई पार्टी किसी के ऊपर नहीं लगा सकती। परिवारवाद आज की तारीख में देखेगा तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा, क्या देखिए हायरार्की में उन्हीं परिवारों के लोग आए हैं आज सत्ता में, जो जिनके पिता राजनीति में रहे हैं। तो वो, और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। देखिए, अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपका बेटा किसान होगा, तो क्या बुराई है? आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बेटा बिजनेस करेगा, इसमें क्या बुराई है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, IAS के बेटा IAS बन रहा है। जिसके परिवार में जो परिवेश रहता है उसी से बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं। तो जिसके परिवार में अगर राजनीति हो रही है, उसके परिवार में चारों तरफ, तो उसके बच्चों को चारों तरफ राजनीति दिखाई दे रही है। अगर उसके अंदर क्षमता है तो वो राजनीति में आ रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? और कोई परिवार का को नाम पर किसी को टिकट मिलता है, उसको चुनता कौन है? जनता चुनती है। तो फिर परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं, इसका एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना यह गलत है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। रहा क्या धर्मवाद का? धर्म आस्था की चीज है, हम भी धर्म को मानते हैं। अगर पूजा किए तो हम खाना भी नहीं खाते, बचपन से मेरी आदत है, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं करते। आज धर्म को प्रचारित कर रहे हैं लोग, धर्म को बेच रहे हैं, मंदिरों पे कब्जा करके उनका पैसा वसूलने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर दूसरे के धर्म को लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, उनका खून बहाया जा रहा है। किसी धर्म में यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी धर्म के प्रति नफरत करो। हम धर्म को मानते हैं, हम धार्मिक हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन मैं
सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ। तो क्या राम मंदिर का पुनर्निर्माण गलत था, या मथुरा का जो निर्माण होने की कल्पना की जा रही है गलत है? इसको गलत नहीं कर रहे हैं, आप करिए निर्माण, लेकिन विध्वंस करके कोई निर्माण नहीं की जाती। आप लोगों को तकलीफ देके, तकलीफ, भगवान किसी को तकलीफ देते? भगवान तो सबके हैं। आप बोलिए एक अलमाइटी है, वही खुदा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही यीशु है, वही खुदा है, सब कुछ वही है। एक ही ताकत है जो सबको बनाया सृष्टि। आप उठा के बताइए, सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो कोई और था? बाकी धर्म तो बाद में आते गए हैं ना, इसी धर्म में से निकल के धर्म बना। जगह जगह पे आप चलते हैं, अभी आप बनारस में हैं तो कुछ मंदिर ऐसे है, कुछ मान्यता करने वाले, कोई देवी देवता को मानने वाले। दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो कोई दूसरे देवी देवता को मानने वाला उसका मंदिर है। तो लेकिन चारों तरफ ऐसे धर्म है, आप पूरे देश में घूमिएगा, एक से एक मंदिर है, एक से एक धर्म मानने वाले लोग हैं। आदिवासियों का कोई धर्म है, किसी का कोई धर्म है, लेकिन कोई किसी का खून नहीं बहाता था। आज धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है, यह गलत। धर्म आस्था की चीज है, धर्म को धर्म की तरह मानना चाहिए और इसमें नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी के खून बहाने का कोई इजाजत नहीं है। और राजनीति शुद्ध तभी रहेगी जब राजनीति को राजनीति की तरह किया जाए। आज बहुत बड़ा मुद्दा उठा है कि राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को गद्दार शब्द से संबोधित किया है, तो आप इसके पीछे क्या कारण कह सकते हैं? देखिए, जब आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो जब राहुल गांधी को देशद्रोही बोलते हैं तो अच्छा है क्या? वो भी तो संवैधानिक पद पे है। जो देश के हितों के खिलाफ काम करेगा, जो देश को दूसरे देश के हाथ में गिरवी रखेगा, वो गद्दार ही कहा जाएगा। और इसमें अगर आप राहुल गांधी को देशद्रोही कहते हैं तो आपको मन में आपको भी होना चाहिए कि गद्दार सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और जब दिख रहा है देश की जनता को कि देश को, मतलब देश के हितों को सरेंडर किया जा रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री, देश के लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, और देश की जनता के साथ जो गद्दारी कर रहा है वो गद्दारी कहा जाएगा। अमेरिका से जो डील होने जा रही है वो हमारे किसानों के हित के खिलाफ, हमारी जनता के खिलाफ है। इससे बड़ा क्या होगा उदाहरण? रसिया हमको तेल दे रहा है, सस्ता दे रहा है, और हमारा युगों से मतलब वो हमारा दोस्त है, हमारे हर मौके पर वो खड़ा रहता है, हमारे संकट के वक्त पर वो खड़ा रहता है। अब उसको आप इग्नोर करके दूसरे के कहने पे अगर आप सरेंडर करेंगे। ईरान की बात करिए, ईरान आपको तेल देता था और भारतीय रुपया में देता था। हम तो बाकी डॉलर में खरीदते हैं ना सब जगह से, वो भारतीय रुपये में देता था और वो रुपया भी यही छोड़ता था। इससे हमारे गुड्स को ले जाता था वो। आप इसको बंद करें, किसके कहने से? अमेरिका के कहने से। तो क्या भारतीय शासन का जायजा अमेरिका ने उठा लिया है? उठा रहा है। आप इस जो डील अभी कर रहे हैं ना, ये डील हो जाने दीजिए तो भारत की जनता सड़कों पे निकल जाएगी और जनता बोलेगी कि आप गद्दार। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने प्रधानमंत्री को अपशब्दों से संबोधित किया, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा उठा है देश में। एक विध्वंसकारी मुद्दा उठा जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का अराजकता उठाने का या अराजक तत्वों का जायजा दिया हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अजय राय ने क्या बोला मैंने तो अभी सुना नहीं, लेकिन अगर अजय राय ने कुछ गलत बोला है तो उनके ऊपर FIR की है ना, जांच होगा, कार्रवाई होगी। कि अजय राय जिस इशू के लिए गए थे उसको दबाने की कोशिश हो रही है। एक दलित छात्रा के साथ 16 दिन तक गैंगरेप होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जलाया जाता है और उसके साथ अन्याय, तो उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए अजय राय गए थे। उसकी भी तो बात होनी चाहिए। चलिए, अगर अजय राय ने गलती किया तो उनको दंड दीजिएगा, लेकिन जिसने गलत किया है उसको दंड नहीं दीजिएगा। और दूसरी बात, जब हम लोगों की समस्याओं को उठाएंगे, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा धर्म है लोगों की समस्याओं को उठाना, लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करना। जब हम उठाएंगे तो आप हमको अराजकता देंगे। अराजकता फैला कौन रहा है? जब आप अन्याय करेंगे, लोगों के साथ न्याय नहीं होगा तो अराजकता का जन्म वहीं से होता है। जब न्याय नहीं मिलेगा लोगों को तो लोग अराजक बनेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक बिल पास करने के लिए, नारी सशक्तिकरण का बिल के लिए उन्होंने अप्लाई कराया, और आज जो है उसको उस बात को उठाया जाए तो ये जो एक कन्या के साथ इस तरह का अपराध हुआ, तो क्या ये भाजपा का चाल चल रही है क्या? खुद उठा के देखिए, जब नारी सशक्तिकरण के नाम पर एक बिल लाया गया कि इनको 35% सहभागिता दी जाएगी, सारी पार्टियों ने
एक स्वर से सपोर्ट किया इसको। और इस नारी सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण के लिए कांग्रेस तो बहुत पहले से लड़ रही थी। तब बिल नहीं पास होने दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जब कांग्रेस बिल लाई। अब आप बिल लाए तो हमने सपोर्ट किया, सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया। तो आप उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिए कि जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद अब फिर उस बिल को आप ला रहे हैं केवल बेवकूफ बनाने। और आप कह रहे हैं कि जब 580 सीट बढ़ेगी तब जाके हम ये लागू करेंगे। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये नहीं करने के लिए है। आप करिए ना, जो 540 सांसद हैं उसमें 33% लागू कर दीजिए। हमारे यहाँ तो पिछले चुनाव में, असेंबली के चुनाव में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को आरक्षण दिया, उनको टिकट दिया। उसके वजह से भले ही हमारी पार्टी का ग्राफ गिर गया, लेकिन हमने दिया। हमने तो महिलाओं को हमेशा महत्व दिया है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला हुई है क्या? कभी नहीं। हमारी पार्टी में तो हुई जी। हमारे पार्टी में महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके यहाँ तो एक मुख्यमंत्री महिला थी, उसको भी हटा दिया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को। कहाँ दे रहे हैं आप दीजिए ना, आप टिकट दीजिए। आपके अंदर अगर नियत साफ है तो ये तो केवल बेवकूफ बना रहे हैं। जो समझदार लोग को समझ रहे हैं और जो नहीं समझदार उनको समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, इस पे एक बात हम और बोल रहे हैं जी, जो देश में पंचायती राज की व्यवस्था लाई है, इसने लाया, कांग्रेस ने लाया, राजीव गांधी। और उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है। आज महिलाएं इतनी नेता बन रही है, गाँव में ग्राम प्रधान बन रही है, सभासद बन रही है। किसने लाया है? कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस ने। हमने दिया आरक्षण। हमको हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? आरोप इनके ऊपर लगना चाहिए। और पूरे इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी रही। हाँ, प्रधानमंत्री रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है। कितनी नेता हमारे यहाँ महिलाएं निकली। आजादी के आंदोलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया है। आज बहुत बड़ा मुद्दा उठा है वोट चोरी का। तो तमिलनाडु में सरकार जो आप लोगों की बनी, तो क्या यार ये मुद्दा वहां नहीं उठा? क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? देखिए, वोट चोरी जो ये करते हैं उसके लिए इनको पूरा सिस्टम पे कंट्रोल होना है। तो सिस्टम पे कंट्रोल वहाँ पे सरकार नहीं है, इनके लोग नहीं है, वहाँ पे ये नहीं कर पा रहे हैं। जनता है ही नहीं इनके साथ। भाई अगर 50 लोग इनके साथ हैं तो उसको आप 75 कर सकते हैं। जहाँ 5 लोग हैं उनको 75 नहीं कर सकते। तो इसलिए जहाँ पे इनका सिस्टम नहीं काम कर रहा है, इनकी सरकार नहीं है, जहाँ जनता का सपोर्ट इनके साथ नहीं है, वहां पे ये बहुत नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत करते होंगे तो वो पता नहीं लगता है। बंगाल की बात होती है तो बंगाल में आप देखिए कितनी अंधेरगर्दी हुई। 27 लाख लोगों का वोट काट दिया आप और अपने लोगों को जोड़ दिए। यही तो है वोट चोरी, यही चोरी है। और मैं खुद गवाह हूँ। 2017 में चुनाव लड़ा था विधानसभा। मेरे चुनाव में फर्जी वोट पड़ता है। वो फर्जी वोट जो पड़ता है उसका आप तो छोड़ दीजिए भाई, फर्जी वोट पड़ गया, अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो पड़ा। लेकिन 30,000 वोट ऐसा डिक्लेयर हुआ जो पोल ही नहीं हुआ था। तो ये वोट चोरी नहीं है। और हम आरटीआई से मांग रहे हैं, हमको आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है ताकि हम रिट फाइल कर सके। अंधेरगर्दी है, बहुत अंधेरगर्दी है। क्या इसका विरोध भी कोई नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा? हर आदमी कर रहा। आप देखिए बंगाल में इतनी लड़ाई, हम बोल रहे हैं राहुल गांधी सबूत के साथ पेश कर। नहीं, आज क्या है कि पूरा सिस्टम अंडर कंट्रोल है। मतलब प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। अब आप समझिए, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, शासन, प्रशासन, सब तंत्र पे कब्जा है। अब बोलिए, अभी हम लोग कुछ समस्या के लिए लड़ने जाते, पुलिस आगे बैठ जाती है, निकलने नहीं दे रही घर। आप जरा से बोलिए, तुरंत आपके ऊपर केस हो जा रहा है, लोगों के ऊपर केस। और वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे नेताओं का पुतला फूंक रहे हैं जी, गालियां बक रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं। और जब हमारे लोग जरा सा जला दिए तो तस्वीर, तो उनके ऊपर केस हो गया। ये अंधेरगर्दी नहीं है? बिल्कुल है। यही अन्याय है। और इसी अन्याय से धीरे धीरे रोष बढ़ेगा। और जब देखिए, जनता को जब न्याय नहीं मिलेगा तो जनता सड़क पे आएगी। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये देश को खूनी क्रांति की तरफ ले जा रहे हैं। जनता को जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो वही एक किस्सा मैं आपको बताऊं। किस कमरे में एक बिल्ली को छोड़ दीजिए, सारा दरवाजा बंद कर दीजिए। बिल्ली दौड़ेगी, इस कोने जाएगी, उस कोने जाएगी, इस कोने जाएगी, चारों तरफ भागने की कोशिश करेगी जी। और जब लगेगा कि हमको भागने का जगह नहीं मिला
फिर वही आपके ऊपर आक्रमण करेगी। यही स्थिति इस देश में पैदा हुई। क्या राजीव हुआ बांग्लादेश में, क्या हुआ नेपाल में, क्या हुआ श्रीलंका में, क्या हुआ दूसरे देशों में, क्या हो रहा। छोटे छोटे देश से जल्दी हो गया। यह देश बहुत बड़ा है, इसमें होने में वक्त लग रहा है, सबको जुड़ने में। धीरे धीरे जुड़ रहा ना, तो कम्युनिकेशन का इतना साधन है। आप रोकिए, सारे टीवी चैनल को कंट्रोल किए हुए, लेकिन आप रोकिए, कैसे रोकिएगा? सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप है, मैसेज का कम्युनिकेशन का साधन हो जाएगा। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसका क्या उद्देश्य था और क्या ये सफल हुई? बिल्कुल सफल हुई। राहुल गांधी ने देश को समझा। पूरे देश में घूम के इतनी बड़ी यात्रा तो गांधी जी ने भी नहीं किया था। गांधी जी के बाद अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी ने। और देश के लोगों से जुड़े, देश के लोग उनके साथ चले, देश के लोगों की समस्याओं को जाने। और यह बहुत जरूरी है कि देश का नेता आम आदमी की समस्याओं को, तकलीफ के बारे में जानकारी रखे। और राहुल गांधी उस चीज को सीखने के लिए लालायित रहते, सीख रहे। वही राजा सक्सेस होता है जो अपने प्रजा के दुख दर्द को समझता है और उसके अनुरूप काम। तो इस पर राहुल गांधी जी ने जो यात्रा किया, उस पर उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो उसका रिजल्ट क्या आगामी 2027 चुनाव या 29 चुनाव में दिखेगा? राहुल गांधी के जोड़ने की वजह से ही तो आज कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। राहुल गांधी को आप देखिए, छवि खराब करने की कितनी कोशिश की गई। अब उस छवि को बदल रहे हैं। अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी अगर किसी से सब परेशान है तो सिर्फ राहुल गांधी से। सिर्फ। और आप उठा के देखिएगा कि अगर कोई बोल रहा है आंख से आंख मिला के, तो वो राहुल गांधी है, केवल राहुल गांधी। 2024 का जब चुनाव हुआ तो मोदी जी का जो उनका वो लक्ष्य था कि 400 पार करेंगे, तो वो कहीं सफल नहीं हो पाया। तो उन्होंने संसद में अपना प्रस्ताव रखा था कि सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता है, मगर देश चलाने के लिए सर्वमत की आवश्यकता है। तो क्या ये जनगणना, ये सर्वमत की राजनीति है? जनगणना पहले होने तो दीजिए। अभी जो जनगणना के नाम पर हो रहा, वो मकानों की गणना हो रही है। जनगणना ये नहीं करवाएंगे। बोल दिए कि करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, काम उसके ठीक उल्टा कर। सर्वमत से ही चलना चाहिए। राष्ट्र तो सर्वमत से ही चलेगा। अगर सुचारू रूप से चलाना तो सर्वमत से ही चलेगा। जब सबका साथ सबका विकास करते हैं तो उसी से राष्ट्र चलेगा। लेकिन आप कर नहीं रहे ना, वो सबका साथ तो चाहिए, लेकिन सबका विकास आप करेंगे नहीं। सर्वमत की बात करेंगे, लेकिन सर्वमत रखते नहीं है आप। विपक्ष को पक्षहीन कर रहे हैं। पक्षहीन करने की कर ही रहे कोशिश, पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उठता है इंडियन फाइनेंस को लेकर। तो आज भारतीय वित्त व्यवस्था को देखा जाए तो पूरी व्यवस्था जो एक तरह से कहा जाए तो अडानी और अंबानी के हाथों में दे दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अडानी, अंबानी और देश के 15-20 पूंजीपति जो है, देश की सारी संपत्ति, पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ में। जो बैंकों का पैसा है उनके पास, जो हमारा पैसा जो जमा है वो उनके पास, और उन्हीं को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर। राहुल गांधी बोलते हैं अडानी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंशियल। कहाँ से बढ़ गए अडानी इतने रातों रात? जब से मोदी जी आए तब बढ़ गए। 50 से ज्यादा देशों में जो है अडानी ने साइन कर दिया। जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वो अडानी साइन करते हैं। अरावली हिल को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेगा भारत को? मिलेगा, मिल रहा है। देश के जंगलों को काटा जा रहा है, आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, सब अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट उनको दे दिए, जंगल उनको दे दिए, रेलवे उनको दे दिए, जितनी चीजें हैं सब आप अडानी को देते जा रहे हैं। देखते ही रहा लोगों को। कुछ लोगों के लिए आप काम करेंगे तो सारे लोग तो आपसे खुश नहीं रहेंगे। इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा उठा है कि भारतीय राजनीति में एक उछाल आने की संभावनाएं उठ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और गोल्ड की खरीद पर बहुत बड़ा रोक माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया है। आह्वान किया देश जनता से कि इसका यूज कम करें, मगर क्या बड़े बड़े राजनेताओं उसका यूज तो पूरा कर रहे हैं। गोल्ड का है, गोल्ड का इंपोर्ट तो नहीं बैन किया इन्होंने। चांदी का इंपोर्ट को भले ही बैन किया, गोल्ड का इंपोर्ट इन्होंने बैन नहीं किया और कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिन देशों से आता है गोल्ड वो उसकी जाके ये धरिया करते हैं गोल्ड। और जिसकी जरूरत है, हमारे घर, आपके घर में, गरीबों के घर में, सबके घर में शादी ब्याह के मौके पर दिया जाता है।
जो बहुत गरीब है वो चांदी का गहना देगा, गोल्ड का देगा, वो तो देगा, उसे आप चाहे जितना महंगा कर दीजिए होगा। तो गोल्ड की बिक्री रुकी नहीं है। हमने कुछ अब जो सरोकार लोग हैं उनसे दोस्तों से मैंने बात किया कि इससे कुछ फर्क पड़ा है क्या? भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, 10-20%, लेकिन केवल भाव बढ़ रहा है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। सोना चांदी की दुकान रोज खोले, कोई बंद है? जाके भीड़ देखिए। 1968 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गोल्ड पर रोक लगा दी थी पूर्णतः, जिसका नेतृत्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी ने किया था। तो इसका क्या कारण था? लोग इसको उससे जोड़ रहे हैं। जब ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पे उठता है तो वो उस समय को दर्शाता है कि उस समय उन्होंने रोक लगा दिया था, ये तो आह्वान किए हैं। तो उस समय का क्या कारण हो सकता है? देखिए, जिस समय की बात ये कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने जब किया था तो देश संकट में था, युद्ध का वक्त था, तो इंदिरा जी ने अपना सारा गहना देश को दान कर दिया, तब रोक लगाया। आप तो वो चरित्र नहीं दिखा रहे ना। और तब देश संकट में, आज देश संकट में नहीं है इतना जितना आप शो कर रहे हैं, वो संकट में नहीं है। आप संकट दिखाकर देश की जनता का खून चूस रहे हैं। और जब संकट के समय जनता आपका साथ देती है, जब पेट्रोल और डीजल का दाम कम होता है तो कम क्यों नहीं करते हैं? जी, बहुत बड़ा ये मुद्दा उठ सकता है। अब लोग जो समझदार है समझ रहे हैं, तो नहीं चुनाव आते मतलब नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है, उसी पर वोट दे रहे हैं। तो चुनाव जब आता है तो पैसों का वितरण बहुत भारी तादाद में होता है। हो गया। आज तो चुनाव साधारण व्यक्ति चुनाव अब नहीं लड़ सकता। चुनाव इतना महंगा हो गया है। अच्छा, अब फिर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। ये भाजपा से कौन लड़ सकता है? उनके पास पूरा देश की संपत्ति उन्हीं के पास है, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं चुनाव में। और चुनाव का परिणाम वो करेंगे, वोट चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, जीत लेंगे। अगर फिर भी कुछ लोग जीत जाएंगे, उनको कम पड़ेगा तो उसको खरीद लेंगे पैसा दे के, डरा के, चाहे जिस तरह से। सबको भाजपा ज्वाइन करा दो, खाली एक ही काम रह गया। तो आगामी 2027 और 29 के चुनाव का क्या आपको रिजल्ट दिख रहा है 50 साल का आपका राजनीतिक अनुभव को देखते हुए? भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पाके जीतती है, उससे ज्यादा उनके विपक्ष में वोट पड़ता है। लेकिन विपक्ष का वोट बिखराव में रहता है। अगर विपक्ष के सारे वोट एक साथ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी उल्टा लटक जाएगी तो भी नहीं जीतेगी। तो अब क्या है कि जो अगर बिखराव रहेगा कुछ भी हो सकता है, और अगर बिखराव नहीं हुआ, लोग इकट्ठा हो गए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिखता नहीं है कि नीचे आग लगी हुई है। एकाएक आग जो है, आग का धुआं दिखता है, एकाएक आग लगता है तो सब जल जाता है। तो जब जलेगा तो ऐसे ही जलेगा, आंधी साथ चलेगा। मतलब जो चिंगारी लग गई है, चिंगारी तो लगी हुई है, धुआं दिख रहा है, और जब उड़ेगा तो सब कुछ उड़ जाएगा उसमें, देखिएगा। धन्यवाद। आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश की जनता से ये बात सिर्फ कहना चाहेंगे कि यह देश आपका है और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी भी आपको है। आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और जो सही है वही निर्णय लीजिए, देश को बचाइए। मेरा आपसे प्रार्थना यही देश की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मित्रों आपने अनिल जी को सुना, श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा श्लोक कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये देश अपने नेता को स्वयं चुनता है, क्योंकि ये भारत की भूमि, ये भूमि इतनी ऊर्जावान है, ये भूमि इतनी जागृत है कि यहाँ कोई भी नेता अधिक समय तक तानाशाही नहीं कर सकता। और आज के पॉडकास्ट का ये निचोड़ रहा है कि यदि इस भारत की भूमि को जागृत करना है तो हर व्यक्ति को, इस देश के हर नागरिक को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होगा इस देश के राजनीतिक नींव में। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट का हम लोग समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे पूरा सुना, और आप जो बने रहें प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।